स्वागत करती हूँ आप सभी का सोशियोलॉजी टिप्स में शिखा में। आशा करती हूँ आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक प्रक्रिया। देखिए, सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र में कुछ ऐसे टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें ये वाला टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं सामाजिक प्रक्रिया यानी सोशल प्रोसेस। तो सामाजिक प्रक्रिया क्या है, कैसे ये क्रिया चलती है? देखिए, समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में समूह के साथ में या एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। हम लोगों में आपस में संबंध पाए जाते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली में ही देखते होंगे कि कितने संबंध पाए जाते हैं। आप माता पिता का होता है, बच्चों का होता है आपस में। तो ये सब कुछ संबंध पाए जाते हैं। अब इन संबंधों में अंतःक्रिया का होना बहुत आवश्यक है, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। तो अंतः संबंधों का क्या बोलते, अंतःक्रिया होती है अंतः संबंधों में जितनी भी हम आपस में व्यवहार करते हैं, जितनी भी हमारी डे टू डे लाइफ में जितनी भी हमारी क्रियाएं होती है, जैसे हम आपस में अपने विचार व्यक्त करते हैं, जैसे दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार करते हैं, ये सब कुछ किस में आता है, हमारी अंतःक्रिया में। तो अंतःक्रिया के जो जितने भी तरीके हैं, जितने भी प्रकार की अंतःक्रिया होती है, उन सबको बोलते हैं सामाजिक प्रक्रिया। देखिए, एक एक पर्सन का जिस दूसरे पर्सन से जैसा व्यवहार है, वे किसी और के साथ में नहीं हो सकता है मेरा इससे मित्रवत व्यवहार है, दूसरे पर्सन से मेरा शत्रुता का व्यवहार है। तो जो हमारी अंतःक्रिया होती है, जो हमारे दूसरों के लिए व्यवहार होते हैं, वो हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसी से हमारी सामाजिक प्रक्रिया बनती है। ठीक है, तो ये होती है सामाजिक प्रक्रिया जो हमारी अंतःक्रिया पे निर्भर करती है, उससे हमारी सामाजिक प्रक्रिया बनती है। तो सामाजिक प्रक्रिया की कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जिसमें बीसंज की है। उन्होंने कहा है, सिंपल डेफिनेशन है बीसंज की, अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। यानी हम जितनी भी आपस में अंतःक्रिया करते हैं, उनकी जितने भी स्वरूप है, स्वरूप मतलब अलग अलग तरीके से हम जो अपनी अंतःक्रिया करते हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उनको ही सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है मैकाइवर और पेज की। उन्होंने कहा है वह निरंतर परिवर्तन, मतलब वह चेंजेस जो हो रहे हैं लगातार, जो एक विशेष परिस्थिति में पहले से विद्यमान शक्तियों, मतलब पहले से ही वहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है, कि क्रियाशीलता के माध्यम से होता है। मतलब जो चल रहा है उसमें जो अपन अलग अलग चेंजेस करते हैं, यानी उसमें क्या होता है, अलग अलग परिवर्तन हो रहा है। वो किसके माध्यम से हो रहा है, क्रियाशीलता वही हमारी अंतःक्रिया, हम जितनी भी अपनी एक्टिविटीज करते हैं उससे जो हमारा चेंज हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, सोशल प्रोसेस यानी सामाजिक प्रक्रियाएं। समझ आ गई होगी आपको, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है सामाजिक प्रक्रिया के स्वरूप। ठीक है, कितने तरीकों की सामाजिक प्रक्रियाएं होती है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक व्यक्ति का किसी से मित्रवत व्यवहार होता है, किसी से शत्रुता का हो सकता है, होड़ का हो सकता है, हमारा कंपटीशन का हो सकता है। तो इस तरह की जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उनको दो भागों में बांटा है। पहली है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एसोसिएटिव, और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया को बोला जाता है डिसोसिएटिव। तो ऐसे सहयोगी और असहयोगी दो प्रकार। सहयोगी आपको नेम से पता चल रहा होगा, जिसमें व्यक्ति दूसरे से सहयोग करके चलता है और जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हों उनको साथ में लेके चले, तो वो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया होती है। और जिसमें किसी प्रकार की अंतःक्रिया जो है वो एक अच्छी भावना के साथ में ना हो, उसको बोलते हैं असहयोगी, जिसमें किसी ने कोई सहयोग ही नहीं किया, मतलब समाज में दूसरे के प्रति कोई सहयोग ही नहीं है, तो उसको बोला जाता है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। अब ये जो दो प्रकार है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तो इनको जब अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं तो सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के भी कुछ हमको प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके आपको डिफाइन कर देती हूँ। तो सबसे पहले है सहयोग।
सहयोग सामाजिक प्रक्रिया का सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का पहला रूप है सहयोग। सहयोग वह होता है, आप सभी को पता है, जिसमें एक भावना के साथ में एक उद्देश्य के साथ में हम मिलके काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी कार्य को पूरा करना होता है तो हम मिलके एक ग्रुप में साथ में मिलके उस कार्य को पूरा करते हैं, तो उसको बोला जाता है सहयोग। सहयोग में सभी तरह के लोग आ जाते हैं। जैसे किसी के विवाह में हम कार्य करते हैं, जैसे किसी सामाजिक कार्य को करने के लिए जाते हैं तो उसमें सब मिलके कार्य करते हैं, तो उसमें सहयोग की भावना होती है। तो सहयोग से ही हम सभी कार्यों को पूरा कर पाते हैं। एक अकेला व्यक्ति किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकता है, किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत तो होती है, तो उसको बोलते हैं सहयोग। सेकंड है समायोजन। तो समायोजन यानी अकोमोडेशन। समायोजन क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा, इस टर्म को मैं आपको बताती हूँ, ये टर्म कब आती है कि जब व्यक्ति संघर्ष से सहयोग में जाना चाहता है। मतलब जब कभी, जैसे कोई उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ कि एक राष्ट्र है, वो संघर्ष करता आ रहा है दूसरे राष्ट्र के साथ में, बट अब वो संघर्ष को रोकना चाहता है। संघर्ष को रोकने के लिए, संघर्ष को रोकने के बाद वो अपने सहयोग चाहता है। वो चाह रहा है कि मैं अब संघर्ष रोकूं और आपके साथ सहयोग से रहूं। तो संघर्ष और सहयोग के बीच की जो कड़ी है वो होती है समायोजन। सबसे पहले उसको अकोमोडेट होना पड़ेगा, उस समायोजित होना पड़ेगा, उसकी बातों के साथ में अपने आप को बिठाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं समायोजन। जब हम दूसरे के साथ में तारतम्य बट्टा बिठा लेते हैं, उसके विचारों भावनाओं को समझने लगते हैं और उसके प्रति अपना व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं समायोजन, अनुकूलित होना। अब थर्ड है सातवीकरण, एसिमिलेशन। सातवीकरण क्या होता है? जिसमें एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति या एक समाज जो होता है, वो दूसरे व्यक्ति या समाज की जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे उनकी भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, उन सब चीज़ों को क्या कर लेता है? अपना लेता है। सात्वीकरण यानी अपने आप में पूरा बदलाव कर लेता है। इसमें सात्वीकरण में होता है जिसमें समूह अपनी खुद की पहचान या व्यक्ति अपनी खुद की पहचान खो देता है और पूरी तरह से दूसरे की तरह बन जाता है। ठीक है, उसके जितने दूसरे पर्सन के जितने विचार हैं, जितनी भावनाएं, जो भी उसके गुण होते हैं, उन सबको वह अपना लेता है और अपने सभी जितनी भी भावना उनको माइनस में कर देता है, यानी उसकी खुद की पहचान खो जाती है। जैसे कभी देखा होगा, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में जब वो हो जाता है तो चेंज हो जाती है बिल्कुल, संस्कृति अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। तो दूसरी संस्कृति की सारी चीज़ें आ जाती हैं, अपनी संस्कृति की सारी चीज़ें खो देते हैं। ठीक है, पश्चिमीकरण से जैसे कई कई जगह यही हो रहा है, तो उसको बोला जाता है सात्वीकरण। हमने आत्मसात कर लिया, उसमें बिल्कुल हम चेंज हो गए, इसको बोला जाता है एसिमिलेशन। उसके बाद आता है परसंस्कृतिकरण, एकल्चरेशन। परसंस्कृतिकरण में क्या होता है कि एक संस्कृति को हम जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को देखती है, जैसे मेरे समाज की संस्कृति अलग है और दूसरे की अलग है, तो मैं उसकी संस्कृति को देखती हूँ और उसमें से जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे उनको मैं अपनाना चाहती हूँ, तो मैं उनमें से कुछ चीज़ों को ले लेती हूँ। बट यहाँ पे मैं अपनी पहचान है वह मैं खोती नहीं हूँ, अपनी संस्कृति की पहचान को चला कर रख रही हूँ और अपनी पहचान को खो नहीं रही हूँ, पर दूसरे संस्कृति की कुछ चीज़ों को अपना भी ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल पहचान खो दी। देखो, सात्वीकरण और परसंस्कृतिकरण में यही अंतर है। सात्वीकरण में अपनी पहचान खो देते हैं और परसंस्कृतिकरण में, कल्चरेशन में अपनी पहचान नहीं खोते, बल्कि दूसरी संस्कृति के कुछ तत्वों को हम अपना लेते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, एकीकरण, इंटीग्रेशन। एकीकरण, देखिए एकीकरण होता है एक हो जाना, एकता की भावना। तो क्योंकि सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है तो एकता का होना तो ज़रूरी है। एकता के साथ में इंटीग्रेटेड होके ही हम किसी काम को कर सकते हैं। जैसे हम एकता की भावना बोलते हैं, राष्ट्र में एकता की भावना क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें आपस में सहयोग की भावना पाई जाती है। हम एक दूसरे के भावों को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझ के उनके साथ में सहयोग से कार्य करते हैं, तो ये होता है एकीकरण। एकीकरण मीन्स मिलकर रहना, एकजुट होकर रहना। तो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं जो मिलते हैं: सहयोग, समायोजन, सात्वीकरण, परसंस्कृतिकरण और एकीकरण। इसके बाद
जो दूसरी आती है वो है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया जिसमें किसी तरह का सहयोग नहीं पाया जाता है, सहयोग की भावना नहीं होती है। किन किन में नहीं होती है? अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे पहला है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन आपने देखी होगी कि आप डे टू डे लाइफ में भी देख रहे हैं, कितने एग्जाम्स में भी कितने आपके कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। जो एक व्यक्ति चाहता है दूसरा मेरे से आगे ना बढ़े, होड़ जो होती है उसको किसी भी तरह से पीछे खींचना चाहते हैं, उसकी सफलता को, उसको नहीं चाहते कि वो सफल हो। तो दूसरे व्यक्ति एक व्यक्ति को क्या होता है, पीछे खींचने में लगी हुई होती है प्रतिस्पर्धा, कि कैसे हम इससे आगे निकलें। होड़ जो होती है, तो प्रतिस्पर्धा कभी कभी क्या होती है, वो नेगेटिव भी चली जाती है और कुछ सकारात्मकता भी होती है उनमें, जिसमें किसी तरह का से नहीं, बस आपस में सब लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ये होती है प्रतिस्पर्धा। सेकंड है संघर्ष, कन्फ्लिक्ट। संघर्ष में बिल्कुल असहयोग होता है। संघर्ष में क्या होता है, जब प्रतिस्पर्धा का लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो जब प्रतिस्पर्धा व्यक्ति नहीं करना चाहता, प्रतिस्पर्धा करते करते थक गया, होड़ करते करते थक गया, अब वो जब चाह रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे भी मुझे आगे निकलना है, प्राप्त करना है, तो वो संघर्ष करता है। यानी दूसरे के प्रति हिंसा करना, उसको कैसे भी करके नुकसान पहुंचाना, तो ये उसके प्रति हीन भावना रखना, तो वो सब कुछ किस में आता है, संघर्ष में। जिसमें दूसरे के प्रति हम हीन भावना रखते हैं, उसको कैसे भी करके उस रास्ते से हटाना है, उसमें चाहे उसके प्रति कैसे हिंसा करें, उपद्रव करें, ये सब है संघर्ष। थर्ड है विरोध, प्रोटेस्ट करना। विरोध होता है जब हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हम उसके प्रति विरोध करते हैं। जैसे कोई नया कानून आता है, अभी आप देख रहे होंगे, तो कोई नया जब कानून आता है तो हम जैसे एक बड़ा समाज ग्रुप जब ये चाहे कि नहीं हमको ये वाला जो है नियम अपने ऊपर नहीं लागू करवाना, तो फिर उसके लिए वो विरोध करते हैं सब मिलके। तो उसमें क्या होता है, जैसे समूह होते हैं वो सरकार के प्रति सहयोग नहीं दिखाती, असहयोग दिखाती है। मतलब हमको आपकी जो बात है वो नहीं माननी है, तो असहयोग की भावना होती है, तो इसको बोला जाता है विरोध। तो विरोध करते हैं सब लोग मिलके, उस बात को अपने ऊपर लागू नहीं होना चाहते, तो इसके लिए वो मिलकर सब क्या करते हैं, एक आवाज़ उठाते हैं, उसको बोला जाता है विरोध। लास्ट है विद्रोह, रिवेलियन। अच्छा, विद्रोह क्या होता है, विरोध से आगे बढ़ के जो स्थिति हो जाती है उसको बोला जाता है विद्रोह। विद्रोह में बहुत सारी हिंसक घटनाएं भी हो सकती हैं। आपने कहीं कहीं देखा होगा विद्रोह में क्रांतियाँ होती है, कहीं पे जैसे जुलूस वगैरह रैली होती है तो उनमें हिंसक घटनाएं भी होती हैं। तो विद्रोह में पथराव वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें क्या होता है, यस उसमें भी असहयोग होता है। आप दूसरे के प्रति सहयोग दिखाना ही नहीं चाहते हैं किसी लेवल पे, बस आपको अपनी बात मनवानी होती है किसी भी तरीके से। तो उसमें आप क्या क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, संघर्ष करते हैं, किसी चीज़ का विरोध करते हैं, और फिर लास्ट में विद्रोह पर भी आप उतर आते हैं। तो ये हमारी सामाजिक प्रक्रिया के दो पार्ट्स हैं, एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोग में हम सबको साथ मिल के लेके चलते हैं, असहयोग में हम किसी को कोऑपरेट नहीं करते, किसी का साथ नहीं देते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये पॉजिटिव चीज़ है, और ये जो हमारी असहयोग वाली आ गई वो नेगेटिव चीज़ है। इसमें सहयोग होता है समायोजन, साधनीकरण, परसंस्कृतिकरण, एकीकरण, और असहयोग सामाजिक प्रक्रिया जो है उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, संघर्ष, विरोध और विद्रोह। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है, आपको मैं बता देती हूँ। एक तो सहयोग में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सहयोग की प्रक्रिया पूछ ली जाती है, और जो छोटे टर्म्स में जो पूछा जाता है उसमें सात्विकरण, परसंस्कृतिकरण पूछ लिया जाता है, और इसमें प्रतिस्पर्धा पूछी जाती है। तो आगे आज का वीडियो जो है सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं, डेफिनेशन और उसके प्रकार, यहाँ से एक बहुत बड़ा आपका टॉपिक जो कवर हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सहयोग किसे कहते हैं, बिकॉज सहयोग को कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे टाइप में भी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपको बताऊंगी सहयोग क्या है और कितने प्रकार का सहयोग है। जैसे अलग अलग लोगों ने, अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग सहयोग के प्रकार बताए, तो सहयोग जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो आज के लिए इतना ही। रिवाइज करती रहिए हर टॉपिक को, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होता है, और बाकी आप वीडियोस को बार बार देखकर टॉपिक समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।